हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2021 का टेस्ट सीरीज, जो हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये साथ साथ हम लोग मेंस का भी चलाएंगे और सैटरडे संडे हम लोग प्रीलिम्स का चला लेंगे। ठीक है, तो हम सारे टेस्ट जो है सॉल्व कर लेंगे। तो उधर से जो मेंस का चल रहा है वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरा सब्जेक्ट भी रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ से हम उन चीज़ों को देखेंगे कि हमको कितना आया है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को या तो आप क्वेश्चन को मतलब वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दे, नहीं पॉज करना है तो मतलब हमारे साथ साथ मैं बता देता हूँ उतना साथ साथ पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, और फिर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हो रहा है। ठीक है, और मैंने लाइव के लिए भी बोला है, अगर आप लोग 100 लोग आ जाएंगे, अगर कमेंट करेंगे कि सर हमको लाइव चाहिए, तो मैं लाइव भी लेके आऊँगा, क्योंकि यार 100 से कम हो गए आप लोग तो कुछ मज़ा नहीं आएगा लाइव में। ठीक है, क्योंकि लाइव में एक्चुअली जब तक रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे 100 कैंडिडेट तो होने ही चाहिए, जो भी मतलब एक सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, और बाकी जितना रहेगा तो हम प्रीलिम्स का जितना है सारा सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर लेंगे इनको। ठीक है, इस बार के सारे टेस्ट करेंगे। आप लोगों को पिछले भी जाके रिवीजन करना है, तो पूरा हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, और सारे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो ये सेकेंड पार्ट है हमारा, जो टेस्ट सीरीज 4 चल रहा है 2021 वाला, उसका जो ये है मतलब सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 51। तो इसमें कहा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट की 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों मतलब शहरी क्षेत्रों को मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है। और सेकेंड है कि भारत की 40% से अधिक जनसंख्या शहर और नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये देखो ये आपको आंकड़ा गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 31.16% ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, तो ये गलत हो गया। और ये जो मेगा सिटी होती है उसको जो 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के रूप में जाना जाता है, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, तो ये मेगा सिटी के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारत की पहली अंतर्राज्यीय गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो प्रणाली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं जाएगी, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के तीनों के द्वारा इसका मतलब संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1, 3 और 4 मतलब 1, 3, 4 मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा मतलब स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोयला का भंडार सभी जीवाश्म ईंधनों में सर्वाधिक व्यापक रूप से विस्तारित है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है। तो ये गलत है सेकेंड, क्योंकि ये जो उत्पादन की दृष्टि से अगर कोयले की बात करें तो हमारा जो देखने को मिलता है, जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, लगभग ये 35 मिलियन टन। ठीक है, बहुत ह्यूज मात्रा में है, इतना उत्पादन करता है चाइना। सेकेंड पोजीशन यूएसए की है, ये 1,000 मिलियन टन करता है। और इंडिया की बात करें तो ये 500 मिलियन टन के लगभग देखने को मिलता है इसका प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया का थर्ड पोजीशन आता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कोयला का भंडार सभी जीवाश्म ईंधनों में सर्वाधिक व्यापक है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन सही हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 54 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चारू मुशेल क्या है। तो चारू मुश्किल के बारे में हमको बताना है एक्चुअली में ये है क्या क्या था एक्चुअली में। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि चींटी खाने वाला एक साल की जो देखने को मिलता है। सेकेंड है कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई मछली की एक प्रजाति है। और सी है कि केरल के पश्च जलों में
विदेशी आक्रामक प्रजाति है, यानी जो बैक वाटर्स होते हैं। और नेक्स्ट है कि पेंटागोनिया में पाया जाने वाला एक चूहे जैसा स्तनपायी है। तो देखो इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। जो केरल के जो ब्लैक वाटर होता है उसमें विदेशी एक आक्रामक प्रजाति है, ये एक जंतु होता है, ठीक है। उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये विदेशी आक्रामक जंतु कौन से होते हैं? जो मतलब उस क्षेत्र के ना होके किसी दूसरे क्षेत्र के वहाँ दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, ये मतलब देखने को मिलता है। ये जो आपका जो दक्षिण मध्य अमेरिका है, ठीक है, वहाँ भी ये पाया जाता था, लेकिन इस समय ये यहाँ देखा जा रहा है, तो इसका आक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 55। इसमें कहा गया है कि जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों का वितरण दर्शाता है, लेकिन लैंगिक वितरण पर कोई जानकारी नहीं देता है। सेकेंड है कि चौड़े आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड उच्च जन्म दर और विस्तारित होती जनसंख्या को दर्शाता है, और घंटाकार पिरामिड स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। जो घंटाकार पिरामिड होता है जनसंख्या क्या, ये जनसंख्या को दर्शाता है, ये मतलब स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाता है ऐसा पिरामिड सामान्य तौर पर, ठीक है। और ये चौड़े आधार वाला त्रिभुज जो त्रिभुज पिरामिड उच्च जन्म दर और विस्तारित होती जनसंख्या को दर्शाता है। ये आपको बहुत ही देखने को मिलता है, जैसे नाइजीरिया वाले क्षेत्र में जो कम कम डेवलप होती हैं, और ये तुम्हारा मैक्सिको है, यहाँ भी ये देखने को मिलता है ऐसा पिरामिड, ठीक है। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है तो ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये जो जनसंख्या पिरामिड होता है इसको जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिंग की भी जानकारी, जो लैंगिक वितरण की भी जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड सही हो गए। तो हमारा ऑप्शन है बी वाला सही है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो देखने को मिलेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो भारत विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और सेकेंड है कि भारत में अधिकांश अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, और केरल भारत का सबसे कॉफ़ी उत्पादक मतलब राज्य है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है केरल में होता है। तो ये गलत है, ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। वैसे तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो ये 50% से अधिक की बात की जाए तो ये कर्नाटक में होता है, ठीक है। और भारत में अधिकांशतः अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड भी सही है, क्योंकि अरेबिका कॉफ़ी जो होती है उच्च कोटि की होती है, ठीक है। लेकिन जो कहा गया है कि भारत विश्व में कॉफ़ी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है, ठीक है। और ये कभी कभी ऑर्डर में लगाने को आ जाता है। ये PCS 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और 19 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो PCS में भी आया था, और IS में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। तो इन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें ब्राज़ील सबसे पहले स्थान पर है, और वियतनाम दूसरे पे है, कोलंबिया तीसरे पे देखने को मिलती है, लेकिन भारत का इसमें स्थान 7वां आता है, ठीक है। तो भारत जो है वर्ल्ड का 3.7% जो है कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गए। नहीं, 3 भी गलत है, क्योंकि ये, हाँ, ये भी 3 भी गलत है, 2 वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया है कि कच्चे तेल के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सार क्रूड में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्वीट क्रूड में सल्फर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। और सेकेंड है कि इराक स्वीट क्रूड ऑयल के अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो सार्ड क्रूड ऑयल होता है इसमें जो है जो सल्फर की मात्रा होती है वो अधिक होती है, क्योंकि जो स्वीट क्रूड ऑयल होता है इसमें 0.5% जो है सल्फर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सार क्रूड ऑयल है उसमें अधिक पाई जाती है। तो ये जो स्वीट क्रूड ऑयल के क्षेत्र की बात की जाए तो इराक में स्वीट क्रूड ऑयल होता है जो अच्छा होता है। इसमें जो है इसे निकालने के लिए अधिक मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा खर्च भी आता है। तो स्वीट
क्रूड ऑयल की बात की जाए तो इसके साथ साथ जो ईरान है और टेक्सास वाला जो यूएसए वाला क्षेत्र है, तो यहाँ भी स्वीट क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। लेकिन ये सार क्रूड ऑयल जो है ये सस्ता होता है और इसमें कम लागत निकलती है निकालने में। तो ये खाड़ी देश जितने भी हैं, ठीक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और कुवैत है, इन सब जगहों पे ये सार क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। इवन वेनेजुएला में से तो सबसे ज़्यादा सार क्रूड ऑयल के क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 58। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद यानी फुटलूज उद्योग है, उद्योग का या मतलब उसका लक्षण है। जो फुट लूज उद्योग होते हैं मतलब इंडस्ट्री होती है, तो ये स्वच्छंद इनको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो स्वच्छंद उद्योग यानी फुट लूज उद्योग विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर होते हैं और स्वच्छंद उद्योग सामान्यतः गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो ये फूड लूज उद्योग क्या होते हैं एक्चुअली में, तो ये देखने को मिलते हैं जैसे ये ना तो ये ट्रांसपोर्ट से प्रभावित होते हैं और ना ही जो ये संसाधन होते हैं उसके द्वारा प्रभावित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। इनको जो है कल पुर्जों का यूज किया जाता है, जैसे मतलब पुर्जों को यूज करके इसको जो है इस उद्योग को बनाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं, मोबाइल बनाना, ठीक है, तो इसमें ये इनको हम मान सकते हैं जैसे हीरा हमारा डायमंड प्रोसेस वाला जो इंडस्ट्री हो गया, या कंप्यूटर चिप वाला हो गया इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले से जो बना हुआ माल होता है उसको ही प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इनको कहीं भी लगा सकते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी मतलब गैर प्रदूषणकारी भी होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के व्यापक स्तर पर पलायन है, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रतिकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो अगर इसमें बात की जाए तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन की बेहतर स्थिति होती है और शहरी क्षेत्रों में फैली महामारी है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी है। तो देखो इसकी वजह से तो ये पलायन नहीं होता है कि ये मतलब मतलब इस क्षेत्रों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी है, तो ये इसका मतलब प्रतिकर्ष नहीं है, लेकिन एक कारण उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन इसका प्रतिकर्ष नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में फैली महामारी के कारण लोग जो है शहर से जो है ग्राम में मतलब शहर से प्रवास करते हैं, क्योंकि जो शहर में रोजगार के अवसर तो मिल ही जाते हैं, साथ साथ उसकी रहन सहन की बेहतर स्थिति भी होती है। तो इन दोनों के कारण जो है इसका प्रवास नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई राजनीतिक अस्थिरता आ गई है या कोई उनकी जान पे खतरा आ गया है या महामारी फैल गई है, इन सब चीज़ों की वजह से वो प्रवास करते हैं। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा और हाँ, ये जो शहरी प्रवास के जैसे अभी कोविड-19 की महामारी आई, तो लोगों के लिए वो मतलब बहुत ही चैलेंज था। इसमें देखो कितनी ह्यूज मात्रा में प्रवास यूपी, बिहार में और वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा था इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो मौसमी फसलें हैं और गेहूं दिए हुए हैं। तो खरीफ की फसल गेहूं, रबी की फसल जो है वो कपास, और जायद मौसम का जो जायद का मौसम है ये ककड़ी। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि जो जायद का मौसम होता है ककड़ी, ये जो अ, मई जून वाला समय होता है, इसमें ककड़ी, खीरा और तरबूज ये सब मतलब बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं। लेकिन रबी तो ये हमारी जायद की हो गई ककड़ी। ठीक है, और ये जो रबी मौसम होता है ये जाड़े का मौसम होता है, तो इसमें गेहूं उगाया जाता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। और खरीफ में जो है ये कपास उगाया जाता है। तो खरीफ में कपास उगाया जाता है, कपास हो गया, धान हो गया, ये सब जो है आपको उगाए जाते हैं खरीफ में। और रबी में तुम्हारे गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, और ये जो दाल है जो और दालें आती हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब उसमें देखने को मिलता है। तो हमारे दो ये मतलब फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट गलत हैं। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि लकड़ी की कटाई को वनों में आर्थिक महत्व के वृक्ष की कटाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वाणिज्यिक जो लकड़ी की कटाई होती है, ये ग्रीष्म ऋतु की लकड़ी की कटाई से संबंधित गतिविधियों हेतु अनुकूल मौसम होता है। उष्णकटिबंधीय काष्ठ का भारीपन उष्णकटिबंधों में लकड़ी की कटाई हेतु अवरोधक अवरोधक कारक है, ठीक है। और थर्ड है कि साइबेरिया क्षेत्र में लकड़ी की कटाई विकसित उद्योग है। तो ये तो सही है थर्ड वाला स्टेटमेंट, क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र में ये बहुत बड़ा उद्योग है। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, तो ये शीतकालीन जो ग्रीष्मकालीन लकड़ी की कटाई की गतिविधियां अनुकूल मौसम होती है, तो ये नहीं, ये इनके लिए प्रतिकूल होती है। जो शीतकालीन जो कटाई होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि उस समय बर्फ़ गिर रही होती है, तो लकड़ी को लाने ले जाने में बर्फ़ पे ही उसको मतलब सरका के लाया जाता है, तो वो उनके लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है। और जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है, तो ये भी सही है, लेकिन सेकेंड वाला हमारा नहीं, सेकेंड वाला, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बताते हैं। ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में लकड़ी की कटाई की संबंधी जो गतिविधियाँ होती वो अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती। शीतकाल इनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और सेकेंड और थर्ड हमारे दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो देखने को मिलेगा, तो ये देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये साइबेरिया क्षेत्र में लकड़ी का उद्योग विकसित है, और जो भारीपन उष्ण कटिबंधीय लकड़ी की कटाई है तो अवरोधक का कार्य करता है, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें जनजाति दी हुई है और क्षेत्र दिया हुआ है। तो पिग्मी जनजात मलेशिया, इंडियन अमेजन बेसिन और ओरांग, तो असली तो ये कागो बेसिन। तो देखो ओरांग असली ये मलेशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, और पिग्मी ये है कागो बेसिन में देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन ये अमेजन बेसिन में मिलता है। तो अभी अमेजन में आग लगी थी, जिससे जो है इनका जो प्राकृतिक आवास था, जिनमें वो रहते थे, वो ख़त्म हो गया। साथ साथ ये शिकार करते थे, उसी पर उनका जीवन निर्भर था, तो वो भी उनका प्रभावित हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में थे, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है सेकेंड स्टेटमेंट हमारा केवल सही है, और फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो जाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इस अवधि को मृत्यु दर में तीव्र गिरावट किंतु जनसंख्या में उच्च प्रजननशीलता हेतु चिन्हित किया गया है। इस अवधि में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर उच्च लगभग 2% देखी जाती है। तो इसके बारे में बताना है। तो देखो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, ये थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, तो ये बताना है कि उपयुक्त परिस्थितियां भारतीय इतिहास में निम्नलिखित किस काल अवधि की विशेषताएं हैं। तो इसमें अगर ये काल अवधि की विशेषता की बात करें, तो इसमें जो हमारा देखने को मिलता है, ये सी ऑप्शन, जो 1991 से 1981 तक, तो इसी समय ये जो है जनसंख्या विस्फोट की देखा गया था, और इस समय बहुत तेज़ी से मतलब जनसंख्या बढ़ी थी, और इसकी वृद्धि दर जो वार्षिक है 2% हो गई थी, ठीक है। तो ये मतलब 1991 से 1951 से 1981 तक ये बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 64। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, आदि मानव समाज प्रकृति की प्रबल शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित था, और तकनीकी विकास का स्तर निम्न था, एवं मानव प्रकृति के प्रकोप से भयभीत थे। और थर्ड है कि एलन सैंपल मानव भूगोल की इस विचारधारा की प्रतिपादक थी। तो इसके बारे में बताना है कि उपयुक्त कथन मानव भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा को संदर्भित करता है। तो इसमें देखो एक संभववाद ए ऑप्शन है, बी है पर्यावरण निश्चयवाद, और संस्कृति निश्चयवाद, और नव निश्चयवाद। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। जो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है, उसी के बारे में ये विशेषताएं हैं इनकी, ठीक है, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कहा गया है कि मयूरभंज, केंद्रमुख और बेलाडीला के स्थानों में क्या एक समान है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। बी है ये भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। सी है कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सुप्रसिद्ध स्थल हैं, और ये तांबा खदानों के बृहद स्थलों में से एक हैं। तो हमारा देखो बी ऑप्शन सही है, ये भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलती हैं केंद्रमुख, ये मतलब
कर्नाटक में देखने को मिलेगा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, और ये जो मयूरभंज है ये उड़ीसा में देखने को मिलती हैं, ये खदानें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखने को मिलेगा 66। इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला स्पेशल 301 रिपोर्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन है कि हमारा साधारण जीवन जीने की दिशा में अनुभव और पारस्परिक ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु शहरों के वैश्विक नेटवर्क से है। सेकेंड है कि आतंक के वित्त पोषण एवं धान शोधन जैसी गतिविधियों का समर्थन करने वाले देशों से है। और सी है कि अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों से जो बौद्धिक संपदा अधिकार का पर्याप्त रूप से प्रवर्तन नहीं करते हैं या अमेरिका के बाजार में अभिगम्यता का निषेध करते हैं, यानी जो अमेरिकी बाजार है उसमें उसकी एक्सेस को मना करते हैं यानी बंद करते हैं। और डी है कि उत्पादों के रूल ऑफ ओरिजिन और एवं सरकारी खरीद पर विश्व व्यापार संगठन के निर्धारित मापदंड हैं। तो देखो ये है हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि अमेरिका के व्यापारिक भागीदारी से जो बौद्धिक संपदा अधिकार का पर्याप्त रूप से प्रवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर ये अमेरिका के लिए बाजार एक्सेस का निषेध करते हैं यानी मना करते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 67 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि किसी निश्चित समयावधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्दिष्ट क्षेत्र की जनसंख्या की वनस्पति वृद्धि शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ए ऑप्शन है कि हमारा यह नवीन जन्मों की संख्या में कुल वृद्धि है, और बी है कि यह केवल नवीन जन्मों और मृत्युओं के लेखांकों के पश्चात किसी देश की जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि है, और सी है कि यह प्रवसन के साथ साथ जन्म मृत्यु के कारण किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है, और यह जनसंख्या के परिवर्तन दर में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो अगर बात की जाए तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के बारे में, तो इसका अगर हम ऑप्शन की बात की जाए, इसका सटीक आंसर जो है ये हमारा सी वाला है, क्योंकि यह एक प्रवर्सन के साथ साथ जन्म मृत्यु के कारण किसी देश की निवासियों की संख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि जीवनोपयोगी सेवाएं यानी पीयूएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ये आम जनता के लिए दैनिक आवश्यकताओं और सेवाओं की जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में संलग्न व्यवसाय हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सरकार की किसी भी उद्योग को जीवनोपयोगी सेवा के रूप में घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ये जो एक्ट है वस्तु सेवा अधिनियम 1955 ये गलत है, इसके अंतर्गत नहीं। इसे जो आपको देखने को मिलेगा, जो जो एक्ट देखने को मिलता है, जो एक्ट है एक इसका नाम है जो हमारा देखने को मिलता है, तो ये औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 देखने को मिलेगा, उसकी अंतर्गत इसकी मतलब किसी भी सेवा को 6 महीना के लिए जीवनोपयोगी के रूप में घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें कहा गया है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्थानीय नाम है और क्षेत्र हैं, तो कौन कौन सी है? तो मिल्पा भारत, टोंगिया म्यांमार और लदांग मलेशिया। तो देखो ये जो लदांग है ये तो मलेशिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और जो टोंगिया है ये म्यांमार में देखने को मिलती है। लेकिन जो ये मिल्पा की बात की जाए तो ये मिल्पा जो है भारत में नहीं, ये आपको जो अमेरिका है, ठीक है, मध्य अमेरिका हो गया और अफ्रीका क्षेत्र में इसे बोला जाता है। लेकिन भारत में बात की जाए तो ये झूम खेती के नाम से प्रचलित है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला गलत हो गया, 2 और 3 सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70। इसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो RCEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, फिर से इसकी मीटिंग होने वाली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। तो ये पिछली बार भी बहुत ज़्यादा हॉट मुद्दा था, तो इस बार क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है हम लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह आसियान के सदस्य देशों और इसके मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
भागीदारों के मध्य एक प्रस्तावित समझौता है। और सेकेंड है कि इस समझौते का उद्देश्य वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के भी व्यापार को आच्छादित करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका तो हमारा 71 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। तो श्रम आपूर्ति की जो एक्सेस होती है, श्रम आपूर्ति तक एक्सेस, सरकारी नीति अच्छी होनी चाहिए, और शक्ति के संसाधनों की एक्सेस होनी चाहिए, यानी पहुंच वहां तक होनी चाहिए, शक्ति के जो साधन हैं वहाँ तक। तो ये तीनों चीज़ें जो है किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्यों की निम्नलिखित कार्यकारी राजधानी के नगरों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है हमको लगाना है। तो देखो नॉर्थ में सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, तो ये हमारा रायपुर पड़ेगा, ठीक है। तो रायपुर सबसे पहले पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा जो बेंगलुरु मिलेगा, फिर विशाखापट्टनम और फिर तिरुवनंतपुरम। तो यही तो होगा ऑर्डर, हाँ यही होना चाहिए वैसे तो। हाँ पहले देखो ये राजधानी है आपकी छत्तीसगढ़ की, और फिर उसके बाद आएगा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद बेंगलुरु आएगा, और बेंगलुरु के बाद तिरुवनंतपुरम आएगा। तो हमारा 3 2 1 4 मतलब बी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 73। इसमें कहा गया है कि समृद्धि और विकास के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह समृद्धि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, वहीं विकास कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। सेकेंड है कि जहाँ समृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, वहीं विकास गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है। तो विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, और वो जो समृद्धि है यह मात्रात्मक यानी क्वांटिटी को दिखाती है, और ये जो विकास है ये क्वालिटी को दिखाता है। थर्ड है कि सकारात्मक जो समृद्धि से हमेशा विकास होता है, तो ये गलत है। तो सकारात्मक समृद्धि से विकास नहीं हो सकता, अगर वहाँ क्वालिटेटिव चेंज नहीं आएंगे तो केवल समृद्धि से विकास नहीं हो सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट तो ऐसे ही हमारा गलत हो गया। सेकेंड हमारा सही है, क्योंकि समृद्धि मात्रात्मक है और वहीं विकास गुणात्मक है। तो अगर हम स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखो हमको पता चल जाता है कि किन चीज़ों में मतलब इसमें से एक तो सही होना था, एक गलत होना था। ये तो मतलब एक चीज़ अपोजिट बोल दी गई थी ना, इसलिए तो ऐसे गेस किया जाता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखो ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट वाला की बात की जाए तो समृद्धि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, वहीं विकास कभी भी नकारात्मक नहीं होता। सही बात है, विकास तो हमेशा जो है पॉजिटिविटी को दर्शाता है, ना कि नेगेटिविटी को, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 74। इसमें कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, राजस्थान है। तो किन किन में पाए जाते हैं, तो ये जो देखने को मिलेंगे ये तीनों जगह आपको मिलेंगे। आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, राजस्थान है, इन तीनों जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तेल क्षेत्र के जो प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र पाए जाते हैं, ये गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो देखने को मिलता है, ठीक है। कृष्णा बेसिन है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं काफ़ी मात्रा में। तो ये तीनों सही हैं हमारे स्टेटमेंट, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपको देखने को मिलेगा तो 75 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जो संकुल हैं शहरी संकुल को व्यक्त करता है। तो शहरी संकुल के बारे में बताना है कि कौन कौन चीज़ें जो है इसको व्यक्त करती हैं। तो फर्स्ट है कि कस्बा और उससे संलग्न शहरी उद्वृद्धि। और सेकेंड है कि अपनी उद्वृद्धि के साथ साथ उसके बिना दो या दो से अधिक स्पर्शी शहर, ठीक है। और थर्ड है कि यह एक साथ मिलकर स्पर्शी प्रकार का निर्माण करने वाले शहर, एक या एक से अधिक सीमावर्ती कस्बे। तो अगर बात की जाए तो ये तीनों चीज़ें मिलके जो है जो जैसे एक शहर होता है, ठीक है, ये शहर हो गया, उसके आसपास वाले जो ये छोटे छोटे कस्बे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मिलकर एक संकुल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है।
तो ये तीनों के तीनों ये मतलब करेक्टर उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, जनसंख्या के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बताना है। तो इसमें भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका की संपूर्ण जनसंख्या से अधिक है, ठीक है। और सेकेंड है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जनघनत्व दोगुने से अधिक हो गया है। और पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और भारत में समस्त राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व ये तो सही ही हमारा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 17 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसकी बात करें तो ये भी हमारा जो देखने को मिलेगा, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार में देखने को मिलता है, जहाँ जो है एक 1100 के कुछ करीब है, 11,000 के कुछ करीब है, ठीक है। इसका आप लोग बताइए कि कितना ये मतलब जनसंख्या घनत्व है बिहार का, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा है इसका। 1100 नहीं, 11,000 के करीब है शायद। 11,000 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो इसका गैस पता नहीं मुझे, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। क्रॉस चेक करके बताऊंगा। वैसे तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोगों को बताना है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें जो है गलत है, इसी के बारे में बताया गया है। और जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये दोगुने से अधिक हो गया है, क्योंकि इस समय अगर देखें तो 382 देखने को मिलता है, जो पहले जो है बहुत कम था। ये 200 लोगों की इसमें वृद्धि हुई है। साथ ही फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका की जो संपूर्ण जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि अगर उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की इवन जोड़ ली जाए जनसंख्या, ठीक है, तब भी भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट सही है, सी वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है 77 की बात की जा रही। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन भौगोलिक कारकों ने स्टेपी क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार बनाया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बसंत ऋतु के दौरान शीतल और आर्द्र जलवायु गेहूं की वृद्धि में सहायक होती हैं। और सेकेंड है कि कटाई की अवधि के दौरान गर्म और धूप युक्त ग्रीष्म ऋतु लाभप्रद होती। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये अन्न भंडार के लिए बहुत ही मतलब जो स्टेपी वाला क्षेत्र है, ये गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छा है। बहुत मात्रा में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन और खाद्यान्न का उत्पादन होता है, ठीक है। और इनके लिए ये उपयुक्त दशाएं उपलब्ध हैं वहाँ पे। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में लिंगानुपात का निर्धारण जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों और महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और वर्तमान औसत वैश्विक लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। तो ये जो बात की जा रही कि वैश्विक लिंगानुपात के बारे में, तो ये गलत है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा कि जो 100 महिलाएं हैं, ठीक है, 100 महिलाओं पे 200 पुरुष देखने को मिलते हैं, 208 के करीब हैं, ठीक है। तो 208 के करीब ये देखने को मिलते हैं। तो ये इनके पक्ष में नहीं है, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि लिंगानुपात का निर्धारण प्रति हजार पुरुषों और महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में, सॉरी। तो इसमें कहा गया है कि 79, तो हाल ही में सुर्खियों में रहा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो देखने को मिली थी। तो इसमें कहा गया है कि जो देखने को मिला है, तो किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट द्वारा, या फिर जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन द्वारा, और डी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, जो ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसी के द्वारा जो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 प्रकाशित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कहा गया कि परमाणु भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी की परपटी में यूरेनियम की तुलना में थोरियम अधिक प्रचुर मात्रा में है, और भारत में यूरेनियम का कोई भंडार ज्ञात नहीं है। और
2000। और थर्ड स्टेटमेंट है कि मोनोजाइट और इल्मेनाइट थोरियम के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो देखो ये तो थोरियम के जो स्रोत आपको देखने को मिलते हैं तो मोनोजाइट और इल्मेजाइट हैं, ठीक है। और ये ह्यूज मात्रा में इंडिया में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय में, ठीक है। तो और ये यूरेनियम के जो आंध्र प्रदेश में और केरल में ये थोरियम बहुत ही मात्रा में तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि कोई भी ज्ञात भंडार नहीं है, तो अभी इनका उत्खनन चालू नहीं हुआ है, लेकिन अब ज्ञात हो चुका है। आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय वाले क्षेत्र में कुछ जगहों पर देखा गया है कि इनकी खोज हुई थी, ये 2013 में देखी गई थी, ठीक है। 13 में खोज हो चुकी है, तो इनके भंडार पाए जाते हैं, लेकिन उनकी अभी पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पुष्टि नहीं हुई है कि जब वहाँ खुदाई होगी तब ही पता चलेगा कि यूरेनियम के भंडार हैं कि नहीं। तो अभी तो स्टेटमेंट ये गलत है हमारा, ठीक है। और पृथ्वी की परपटी में यूरेनियम की तुलना में थोरियम अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 हमारा सही हो गया और 2 हमारा गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो आर्थिक भूगोल के संदर्भ में मार्ग पत्तन यानी पोर्ट ऑफ कॉल क्या है, तो इसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एकत्रण केंद्र के रूप में कार्य करने वाले पत्तन जहां विभिन्न देशों में निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं, ठीक है। बी है कि छोटी दूरियों को तय करने वाले जली क्षेत्रों के आर पार यात्रियों और डाक के परिवहन से संबंधित पत्तन है। सी है कि युद्ध पोतों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले पत्तन जहां उनके लिए मरम्मत कार्यशील कार्यशालाएं होती हैं। और डी है कि मुख्य समुद्री मार्ग पर विकसित पत्तन जहां जहाज पुनः ईंधन भरने और जल खाद्य सामग्री के लिए लंगर डालते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ये मतलब पोर्ट ऑफ कॉल वही होते हैं जो हम मतलब जो हमारे समुद्री मार्गों में विकसित पत्तन जहाँ पर हम क्या करते हैं कि पुनः ईंधन भरते हैं, जल भरते हैं और खाद्य सामग्री लेते हैं, ठीक है। उनके लिए हम ये यूज करते हैं। और ये अदन का जो पत्तन है ये देखने को मिलता है पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 82। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की शैल संरचनाओं में अपनतियों अपनतियाँ और भ्रंश ट्रैप में से संबद्ध हैं। और सेकेंड है कि भारत में केवल क्षेत्र आधारित तेल परिशोधनाएं हैं, न कि बाजार आधारित। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे देखो इसमें फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो टर्सरी युग में सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखाई मतलब देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बाजार आधारित, केवल बाजार आधारित किया गया है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। क्योंकि ये बाजार आधारित तो मतलब तेल जो क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित दोनों आधारों पे ये पाई जाती हैं। तो क्षेत्र आधारित जैसे डिगबोई असम का है, ठीक है। और ये क्षेत्र आधारित की बात करें, जैसे बाजार आधारित की बात करें तो मथुरा है, बरौनी जो ये रिफाइनरी हैं ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमारा गलत हो गया, तो ए वाला ऑप्शन सही है, केवल पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में फसल गहनता पिछले 7 दशकों में से 1 से कम रही है और कुल खेती योग्य क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में शुद्ध बोया गया क्षेत्र पिछले 7 दशकों में घटा है। तो ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये जो फसल गहनता पिछले 7 दशकों से 1 पॉइंट मतलब 1 से कम रही ये बताया गया, तो ये गलत है। ये 1 से ज़्यादा रही है, 1.36 रही है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये जो कृषि क्षेत्र ये भी घटा नहीं है। ये पिछले दशक की बात की जाए तो ये मतलब पिछले 7 दशकों की बात की जाए तो ये मतलब 70% था, जिसपे क्षेत्र जो कृषि योग्य भूमि थी, भारत की कृषि योग्य जो भूमि थी 70% पर की जाती थी, लेकिन इस समय 78% पर की जाती है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में आरंभ की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य खाद्यान्नों के क्रय हेतु
लाभार्थियों का नवीन माइक्रोचिप सक्षम राशन कार्ड प्रदान करना है। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, ये तो पहले ही गलत हो गया। और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत वर्तमान लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाता है। तो ये तो हमारा सही है। और थर्ड है कि अन्न वितरण पोर्टल प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को उनकी गृह राज्य से बाहर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये गृह राज्य के बाहर नहीं, ये गृह राज्य के भीतर और जिलों के बाहर, ठीक है, वहाँ ये मतलब प्रोवाइड कराएगा। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बी ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित उद्योगों में किसके अपने कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्र के समीप स्थापित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो कौन से मतलब ऐसा इंडस्ट्री है? तो लुगदी उद्योग है, ताप प्रगलन है, पिग आयरन है, संश्लेषित नाइट्रोजन विनिर्माण उद्योग है। तो देखो, जो ये लुगदी है, ताप प्रगलन है, पिग आयरन है, ये आपको देखने को मिलेंगे जो उनका जो उत्पादन क्षेत्र होगा उन्हीं के समीप होंगे। लेकिन ये संश्लेषित नाइट्रोजन विनिर्माण क्षेत्र ये इससे बाहर होता है, ठीक है, ये कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो गया। तो सी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि इसमें जो है रॉ मटेरियल जो होता है कच्चा माल, वो बहुत मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसको जब प्रोसेस किया जाता है तो वो कम मात्रा में बचता है। मतलब 100 टन अगर जो लोह ऐस का जो हम प्रोसेस करते हैं तो वो लगभग 10 टन या 15 टन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है। जैसे कहने लगो, आप लोग कहने लगते हो कि सर इतना कम कैसे होगा, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ चीनी का। तो 1 कुंटल अगर गन्ना होता है, उससे 10 से 12 किलो चीनी बनाई जाती है, और ये रियल है, फैक्ट है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो इसमें कहा गया है कि मिश्रित कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पशुपालन मिश्रित कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। और सेकंड है कि इसमें उच्च पूंजी व्यय और रासायनिक उर्वरकों का व्यापक उपयोग सम्मिलित होता है। तो जो इसमें कहा गया है, तो पशुपालन कृषि मिश्रित कृषि का महत्वपूर्ण भाग है, तो सही है। और इसमें जो है दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि मतलब मिश्रित कृषि क्या होती है कि ये जो है आपको देखने को मिलेगा पशुपालन और खेती दोनों साथ साथ करना होता है। और मिश्रित कृषि में और भी आ जाती हैं, जैसे जो फसलें होती हैं तो उनको क्या करते हैं कि विभिन्न फसलों को एक मौसम की जो होती हैं उनको एक साथ उगा लेते हैं। जैसे गहरी जड़ वाली गेहूँ और सरसों डाल दिया, ठीक है, गेहूँ मटर बो दिया, तो इन चीज़ों को मतलब मिक्स करके भी बोते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग भी होती है, मिश्रित कृषि भी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मरुभूमि क्षेत्रों में विभिन्न आकार के अवनमन है, और मर उद्यानों में जल का मुख्य स्रोत भूजल होता है, और मर उद्यान मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थायी जीवन में सहायता करते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जनजाति और निवास स्थान। तो बिंदबू, जरीबा, ठीक है, इनका निवास स्थान तुआरेंग, ये बुलीज और गोबी मंगोल यूर्त। तो ये गोबी मंडोल होता है, इनका ये यूर्त जो एक होता है, यानी ये तंबू बना के ये लोग रहते हैं, इस तरह जो है तंबू बनाते हैं, ठीक है, और उसमें रहते हैं। तो ये तंबू वाला क्षेत्र होता है, इसे यूर्त बोलते हैं। तो ये गोबी मंगोल होते हैं जो ये रहते हैं। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन जो बिंदबू होते हैं ये बुलीज होते हैं, यानी जो ये आपको देखने को मिलेगा जो क्षेत्र होता है तुम्हारा, तो यहाँ क्या करते हैं ये बुलीज यंतम वृक्षों पे ये मतलब घर बना के रहते हैं, ठीक है। तो ये वृक्षों पे बनाते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर देखे जाते हैं। और ये जो तुयांग होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें ये साधारण निवास स्थान इनका होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है दोनों गलत हैं, ठीक है। जरीबा इसको बोलते हैं, तुआरे ये जरीबा में रहते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाला सही है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम
उद्यम की संशोधित परिभाषा के अनुसार नीचे दिए गए निम्नलिखित मापदंडों में से कौन सा सही है। तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ रुपए तक मतलब सीमांकित की गई है, और मध्यम आकार वाले जो उद्योग होते हैं उसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ तक सीमित की गई है। मतलब वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ होना चाहिए, और जो इसका जो निवेश होता है सीमा मतलब रुपए का निवेश होता है तो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मध्यम के लिए है, और ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कहा गया कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो जारी हुआ है, तो यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संक्रमण की गति और दिशा की पहचान करने हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सेकेंड है कि इस सूचकांक में भारत का शीर्ष स्थान शीर्ष 100 देशों में है। तो देखो ये जो शीर्ष 100 देश होते हैं इसमें शीर्ष जो इसमें से लगभग 115 देश हैं, ठीक है। और इसमें इंडिया की रैंक जो आई है ये 74 है, पहले 76 थी, तो 2 रैंक हम लोग अच्छा मतलब सुधार किए हैं इसमें। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि अंडर 100 हैं। और ये जो फर्स्ट वाला है ये गलत है, क्योंकि ये जो इंडेक्स होता है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी नहीं करती बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो सेकेंड बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। तो फर्स्ट है कि मध्यम स्तर का तापमान, औसत वर्षा और अच्छी जल निकास वाली उच्च भूमि की ढलानें। तो देखो थर्ड वाला सही है, ढलानें चाहिए उसके लिए, ठीक है, जल निकास वाली, और मध्यम स्तर का तापमान होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए बारिश की बात करें तो वार्षिक औसत वर्षा नहीं चाहिए, इसके लिए भारी मात्रा में वर्षा चाहिए। मतलब अच्छी वर्षा लगभग 6 इंच वर्षा होनी चाहिए वार्षिक, ठीक है। तो इतनी पाई जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 92। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से दर्रे भारत और नेपाल को जोड़ते हैं। तो लिपुलेख दर्रा है, नाथुला है, जलेपला है, जोजिला है। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये जलेपला है ये तो गलत है। जोजिला मतलब ये तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जलेपला ये देखने को मिलेगा ये तिब्बत और सिक्किम को जोड़ता है, और तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। नाथुला है ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख जो दर्रा है, ठीक है, ये नेपाल और भारत को जोड़ता है, ठीक है। तो हमारा ए फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 93। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो देखो सबसे ज़्यादा एशिया में घनत्व देखने को मिलेगा। इसमें जो प्रति वर्ग किलोमीटर में 144 लोग रहते हैं। अगर अफ्रीका की यही बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो अफ्रीका होता है तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जैसे 42 लोग यहाँ निवास करते हैं, ठीक है। और ये यूरोप है, यहाँ 33 लोग निवास करते हैं। तो हमारा सबसे कम यूरोप 3-2-1 होना चाहिए। तो 3-2-1 ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहा गया है कि मीथेन हाइड्रेट जो होते हैं, मीथेन हाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये 90 से 95% मीथेन युक्त अवरुद्ध बर्फ जैसी संरचनाएं हैं, और ये कनाडा, रूस में स्थायी तुषार भूमि के टुंड्रा बेसिन में पाए जाते हैं, यानी परफॉर्माफ्रोस्ट जो होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। और अंडमान में समुद्री अधस्त की ज्वालामुखी राख के अवसाद मीथेन हाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं मीथेन हाइड्रेट के संबंध में, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 95। इसमें कहा गया है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा स्तनधारियों हेतु प्रयुक्त ऑब्जर्वेटरी यानी जो पर्यवेक्षणशाला स्थापित कर रहा है। तो उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो हमारा सी ऑप्शन है ये बिहार है। बिहार में एक गंगा डॉल्फिन
जो ऑब्जर्वेटरी जो है स्थापित की जा रही है, ये आपको भागलपुर में देखने को मिलेगी। विक्रमशिला, जो इसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है, वहीं पे ये मतलब भागलपुर ज़िले में स्थापित की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये पहली है, ठीक है। नेक्स्ट है 96, तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा डाइमर भाषा बांध है, तो ये गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है भी है कि चटगांव प्रांत में बांग्लादेश संयुक्त समझौते के तहत निर्मित किया गया एक सामरिक बांध है, और इंडियन जापान एशिया अफ्रीका आर्थिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत पूर्वी अफ्रीका में निर्मित किया गया एक बांध है, और तोसांगपो नदी के ऊपरी विस्तृत भाग में चीन द्वारा निर्मित किया गया एक बांध है। तो देखो ये वाला ऑप्शन सही है, ये गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। तो इसी का इंडिया विरोध कर रहा है, क्योंकि जो पाक पीओके है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड एरिया है, ठीक है, उसी में जो है ये मतलब बांध बनाया जा रहा है, इसीलिए इंडिया इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट है 97, इसमें कहा गया है कि समाधान चुनौती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकारी अधिकारियों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आरंभ किया गया है, ठीक है। और सरकारी विभाग और निजी संगठन सार्वजनिक सेवा वितरण पर अभिनव प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, और यह गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। तो ये गलत है, ये मतलब कौन सा गलत स्टेटमेंट में ये बताना है। तो देखो ये गलत है, गृह मंत्रालय का ये इनिशिएटिव नहीं है, ये MHRD मिनिस्ट्री का है, यानी अब जो है शिक्षा मंत्रालय हो गया है इसका नाम बदल के, ठीक है। तो ये शिक्षा मंत्रालय का अब कहेंगे, ठीक है हम लोग। तो ये हमारा गलत हो गया। और जो ये सरकारी निजी संगठन, तो ये गलत है, ये भी ये सरकारी उपक्रम है, और इसमें जो है ये कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए अधिकारियों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए नहीं किया गया है। इसमें छात्रों की क्षमताओं को निकाल कर लाना है कि वो लोग इसकी इसकी खोज करें इसके बारे में, और उनका मतलब विकास करें। तो ये अधिकारियों के नहीं, छात्रों के बारे में प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो नहीं पूछा गया है कौन सा सही है, तो हमारे तीनों नहीं सही है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 98, इसमें कहा गया कि वाई गृहिणी है, वह दैनिक आधार पर घर में खाना बनाती है, सफाई करती है, वाई बुजुर्गों की सेवा और उनकी देखभाल करती है, वाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थ या पंचक। तो ये बी ऑप्शन सही है, जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसमें ये मतलब संलग्न है, ये वाई गृहिणी जो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 99, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र पर हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक है, और यह 6 राज्यों से होकर गुजरता है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। तो वाटरवेज नंबर 1 है, ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, ये तो सही है, लेकिन ये 6 राज्यों से होकर नहीं जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा जो 4 राज्य हैं, ठीक है, 4 राज्यों से होकर जाता है। जैसे कि बात करें तो इसमें वेस्ट बंगाल है, ठीक है, झारखंड है, बिहार है और यूपी है। तो ये 4 राज्यों में है, तो ये गलत हो गया हमारा। और ये जो है हुगली, भागीरथी, गंगा और नदी तंत्र पर हल्दिया से प्रयागराज तक है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के संचरण की निगरानी करने है, तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल आरंभ किया गया है। तो गृह मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, जो साइंस एंड टेक मंत्रालय है, ठीक है, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो हमने यहाँ हम टोटल के टोटल कितने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। टेस्ट नंबर 5 आपको पिछले जो है अगले सैटरडे और संडे में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, जिससे मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है मुझे, ठीक है। तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि यार सुबह सुबह उठना जाड़े में और फिर मतलब उसको बनाना तो थोड़ा सा मन नहीं करता, लेकिन जब आप देखो कल कितने लोगों ने लाइक किया, जिन लोगों ने देखा और लाइक किया तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो
तो इसी तरह आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए मुझे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और मेरी चीज़ें कोई भी कभी भी पेड नहीं होंगी, आप लोग जितना इसका प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अगर मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ, ये हिंदी वाले स्टूडेंट जिनकी दिक्कत रहती है हमेशा, उनको कोई मटेरियल नहीं मिलता है, ना तो यूट्यूब पे ना कहीं, मतलब कोई अच्छा मटेरियल मिलता नहीं है, तो उनके लिए मैं ये जनरली शुरू किया हूँ। वरना इंग्लिश भी आती है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश का अगर मैं चैनल चलाना शुरू शुरू करूँ तो सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से आते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, सर इंग्लिश में ऐसे प्रोवाइड कराइए, लेकिन हम इंग्लिश में नहीं जान रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जी जो पिछड़ा वर्ग है उसको उसको एक साथ लेके आना, एक उसके बैक फुट पे जो गया है उसको सामने लेके आना, फ्रंट में, ठीक है। तो इसीलिए मैं चला रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इसको, जो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जो भी तैयारी कर रहा है उसको इसको ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।